हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो पहले क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट वन पढ़ा था। अब चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट टू के बारे में। जो हम जान पहले क्लास में मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3300 से 1750 ईसा पूर्व तक विस्तृत हुई, फली फूली। तो आज चर्चा करेंगे हम वहाँ के विस्तृत स्थलों के बारे में, वहाँ पर क्या क्या मिला, वहाँ पर उसकी नगर व्यवस्था, वहाँ पर मिलने वाले वस्तुएं, वहाँ पर मिलने वाले जगह के बारे में प्राप्त करेंगे। ये हमारी आज की क्लासेस है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट टू, जिसमें हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वहाँ की सभ्यता कैसी थी। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें नए नए वीडियो अपलोड करने में हमें सहायता मिलती रहे और हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो ये देखिए, 3300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली और विस्तृत हुई। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और उम्मीद है आप लोगों को हमारी सेशन पसंद आएगी और हमें नए नए वीडियोज अपलोड करने में मदद मिलेगी। तो ये देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थल की साइट है। मोहनजोदाड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुई थी और इसका खोज किया था रखाल दास बनर्जी ने। ये देखिए मोहनजोदड़ो साइट है और ये वहाँ की मिले हुए विशाल स्नानागार का चित्र है। ये देख सकते हैं, विशाल स्नानागार का चित्र है जो लगभग 39x23 फीट लंबा चौड़ा और लगभग 8 मीटर गहरा है। और ये वहाँ पर पशुपति, जो उस समय के भगवान के रूप में पूजे जाते थे, ये पशुपति की मूर्ति पे प्राप्त हुई है वहाँ से। तो ये चीज़ें वहाँ से मिली हुई हैं। चलिए आइए जानते हैं ये सब के बारे में और मोहनजोदड़ो की अवस्थिति आज के समय में कहाँ पर है वो भी देखते हैं। ये मेरी ब्लू लाइन से जो रेखांकित है, ये हमारी सिंधु नदी है और ये यहाँ पे सिंधु नदी के दाहिने किनारे पे हमारा मोहनजोदड़ो अवस्थित है, जो आज के ये मोहनजोदाड़ो जो है आज के पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित है। आप जानते हैं ये मेरा प्यारा भारत है। यहाँ से सिंधु नदी है और ये साइड मेरा हड़प्पा है, मेहरगढ़ है, मोहनजोदाड़ो है, लोथल जो उस समय का लोथल साइट उस समय में बंदरगाह के रूप में यूज किया जाता था। चलिए ये सब के बारे में जानते हैं और ये आज का हमारा मोहनजोदड़ो टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। चन्होदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल जो इस प्रकार हैं: हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्होदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुतकोटदा, बनवाली, ये सब प्रमुख नगर हैं। लोथल बंदरगाह के रूप में उपयोग में लाया जाता था। लोथल बंदरगाह के रूप में लाया जाता था और चूँकि यह
समुद्र के किनारे था लोथल, इसलिए इसे बंदरगाह के रूप में संभवतः यूज किया जाता था। और ये देखिए आज का टॉपिक मोहनजोदाड़ो के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन इनका खोज किया, कब खोज किया गया, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसकी खोज आर.डी. बनर्जी एंड एम व्हीलर ने किया था। मोहनजोदाड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी और एम व्हीलर ने किया था वर्ष 1922 की ईस्वी के बीच। और इसकी अवस्थिति मोहनजोदाड़ो यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से प्राप्त बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिसमें प्रमुख है ये सब लिखते चलिएगा। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त वस्तु और स्थल। तो सबसे पहले यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। विशाल स्नानागार मिले हैं। और दूसरी में है विद्यालय, पुरोहितों का आवास, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, जो संभवतः उस समय के पुरोहित पुजारी हुआ करते थे। सो ये सब भी मिले हैं। और यहाँ से इस स्थल से एक श्रृंगी वाले पशु के भी अवशेष मिले हैं जो उस समय पूजे जाते थे। और मोहनजोदाड़ो में और भी बहुत सारे ऐसी कई वस्तुएं मिली हैं जो उस समय के बारे में है, दर्शाते हैं। तो ये हमारा मोहनजोदाड़ो में से मिलने वाले कुछ विशेष स्थल सामान हैं। और दूसरा आता है हमारा लोथल। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। और इसकी खोज 1955 से 1962 के बीच में हुई थी। और यह अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है। और यहाँ से हमें गोदीबाड़ा
वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका मिली है। और यहाँ से चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकित मिलता है। फारस की मुहर भी मिली है। फारस की मुहर भी मिली है, जो उस समय के समय को यह दर्शाता है कि ये सभ्यता का संबंध पश्चिमी देशों से भी था। फारस की मुद्रा से यह पता चलता है कि उस समय की इस सभ्यता का संबंध पश्चिमी देशों से भी था, आयात निर्यात का संबंध था। और यहाँ से चालाक लोमड़ी का चिन्ह भी मिलता है और 3 युग्मित समाधियाँ। तो ये लोथल है और इससे इस स्थल का उपयोग संभवतः बंदरगाह के रूप में किया जाता था। अब चूंकि ये लोथल साइट जो है समुद्र के किनारे है, इसलिए यह व्यापार के लिए उपयुक्त था। इसलिए संभवतः यहाँ के लोग इस स्थल का उपयोग बंदरगाह के रूप में करते थे, ताकि पश्चिमी देशों के आयात निर्यात के लिए उपयुक्त साधन हो सके। तो अब और हम ये जानते हैं, ये सब नोट करते चलिएगा। अब आगे तीसरा आता है, आगे है चनहुदड़ो। यह स्थल चनहुदड़ो की खोज अर्नेस्ट मैके, इसकी खोज किया था अर्नेस्ट मैके। वर्ष 1931 और यह सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट आता है मेरा कालीबंगा, जिसकी खोज अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया था वर्ष 1953 से 66 के बीच में। और कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे है और यहाँ से प्राप्त हुए वस्तुएं, यहाँ से कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं, अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिलते हैं, जो उस समय के कार्य की दक्षता को दर्शाते हैं। और यहाँ से चूड़ियाँ भी मिली है, संभवतः एक साथ फसल बोने का साक्ष्य भी मिलता है और लकड़ी की नालियाँ भी मिली हैं। चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ ही होता है काले कांच की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है
काले कांच की चूड़ियाँ। इसका अर्थ ही होता है काले कांच की चूड़ियाँ। और भी बहुत सारे स्थल हैं जिसमें सुतका गैंडोर, जो आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, और सुतका गैंडोर की खोज ऑरेंज अस्टाइन और जॉर्ज टेल्स ने 1927 एवं 1962 के बीच में किया था, और यह तास्क नदी के किनारे स्थित है। और सुतका गैंडोर से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं: प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थिराक से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह आदि प्राप्त हुए हैं। तो अब इस सब के बारे में हम जानते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर व्यवस्था कैसी थी उस सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण थे। हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण थे। पहला चरण को प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पहला चरण जो है प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, जिसका अनुमानित समय 3300 से 2600 ईसा पूर्व मानी जाती है। 2600 ईसा पूर्व मानी जाती है। दूसरा चरण है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता, इसका अनुमानित समय है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। और तीसरा चरण है उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, इसका चरण है 1900 से 1300 ईसा पूर्व। ये सिंधु घाटी सभ्यता के चरण हैं। अब हम जानते हैं कि प्रारंभिक चरण में क्या था। तो प्रारंभिक चरण में ये सब नोट डाउन करते चलिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रारंभिक हड़प्पाई चरण में हाकर चरण से संबंधित है, जिसे घग्घर हाकर नदी घाटी में चिन्हित किया गया है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय मिलता है। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण 3000 ईसा पूर्व में मिलता है। और इस चरण की विशेषताएं एवं केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। प्रारंभिक चरण का विशेषता इसका केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। और प्रारंभिक चरण में व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था। खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय प्रारंभिक चरण के समय में मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी।
और उस समय के कोटदिज्जी नामक स्थान, कोटदिज्जी, यह भी हड़प्पा स्थल में महत्वपूर्ण स्थान है। कोटदिज्जी नोट डाउन कीजिएगा, हड़प्पा स्थल की स्थान है। इस समय कोटदिज्जी नामक इस स्थान पे परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है और 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता जो थी अपनी परिपक्व अवस्था में आ चुकी थी। अब जानते हैं कि उस समय नगरीय योजना के बारे में, उस समय के नगरीय योजना के बारे में जानते हैं। और नगरीय योजना, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय योजना के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। वहाँ पे नगरों में अपने अपने दुर्ग थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अपने अपने दुर्ग थे। जो नगर से बहुत ऊंचाई पर, दुर्ग जो होता था वो नगर से बहुत ऊंचाई पर होता था और जिसमें अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। कहा जाता है कि जो दुर्ग था वो ऊंचाई पर बनाया जाता था और वह अनुमानतः उच्च वर्ग के लोग निवास करने के लिए होते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे जिनमें सामान्य लोग निवास करते थे। दुर्ग से निचला जो क्षेत्र था, ये जैसे अभी बताता हूँ, ये जैसे एक ऊंचा स्थान हो गया और ये नीचा इस तरह से नगरीय व्यवस्था थी। अब ये हो गया दुर्ग, ये हो गया नगर। तो ये दुर्ग जो था, दुर्ग उच्च वर्ग के लोगों के लिए रहने था। दुर्ग में उच्च वर्ग निवास करते थे और नगर में सामान्य लोग निवास करते थे। और दुर्ग जो था और नगर जो था सामान्य ईंटों से निर्मित होता था। नगर सामान्य ईंटों से निर्मित होता था। नगर सामान्य ईंटों से निर्मित होता था जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य यह बात है, हड़प्पा सभ्यता में एक ध्यान देने योग्य यह भी बात है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। ये ग्रिड प्रणाली आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया। मतलब कि ग्रिड प्रणाली एक, जैसे हम ग्रिड प्रणाली बोल सकते हैं कि वहाँ की सड़कें पक्की थी और वे एक दूसरे को 90 डिग्री के आकार में काटती थी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो सभ्यता था चतुर्भुजाकार टाइप की है और यहाँ पर पक्की सड़कें थी, ईंटें थी और पक्के मकान थे। सड़कें जो थी एक दूसरे को संपूर्ण रूप से काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। अन्न भंडार का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के अन्न भंडार निर्माण यह उस समय की प्रमुख निर्माण थी और वहाँ पर जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख
और यह सभ्यता मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होते थे। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली, इस सभ्यता में जल निकास प्रणाली बेहतर तरीके से था। जल निकास प्रणाली जो था बेहतर तरीके से था और हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावित है। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार और आंगन होता था। इस सभ्यता में सभी घरों में स्वयं स्नान घर और आंगन होता था, जबकि कालीबंगा में बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे और कुछ स्थान जैसे लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा विभाजित होते थे। तो आज की सेशन की समाप्ति हम यही करते हैं। आशा है ये हमारी क्लास आप लोग को पसंद आएगी, जिससे हमें और आगे की क्लास को देने में मदद मिलेगी। और हमें आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें नए नए वीडियोज़ को अपलोड करने में मदद मिलती रहे। और आगे की चर्चा करेंगे हम यहाँ के और भी कृषि प्रणाली, जल निकास प्रणाली, यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। वहाँ जाओ दिनेश।